दोस्तों, आज ऑफिस में 9 से 8 काम करने वाले हर एम्प्लॉय को यही लगता है कि वो लगभग अपने बॉस का बंधुआ मजदूर हो चुका है। लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि बंधुआ मजदूर की असली परिभाषा क्या है। आज हम आपको ऐसे मजदूरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें किरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ये वही मजदूर हैं जिन्होंने एक वक्त में अंग्रेजों की पूरी दुनिया में अपना अधिकार फैलाने में उनकी इनडायरेक्ट तौर पर मदद की। लेकिन एक बार इन्हीं मजदूरों ने ऐसा किया कि पूरे देश को ही अपना बना लिया और आज वो देश पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है मॉरिशस। लेकिन क्या आपको पता है कि मॉरिशस पर आज भी इन्हीं मजदूरों के खानदान का ही राज है? आइए जानते हैं। जैसा कि जग जाहिर है, ब्रिटिशर्स ने एक सदी में दुनिया के बहुत सारे देशों पर अपना कब्जा कर लिया था, जिनमें भारत भी शामिल था। 1751 और 1800 के बीच ब्रिटिश जहाज़ों ने अटलांटिक महासागर में लगभग 1340 यात्राएं की। और ये जंगी या घूमने वाली यात्राएं नहीं थीं, बल्कि ये बिजनेस से जुड़ी यात्राएं थीं। और ये बिजनेस था इंसानों का, यानी ह्यूमन ट्रेडिंग का। 18 शताब्दी में क्योंकि ब्रिटेन के कब्जे में और भी देश बढ़े और उन देशों को लूट कर वो समृद्ध होता गया। अब जैसे जैसे ब्रिटेन समृद्ध होता गया, वो कैपिटलिस्ट होता गया। उनके बीच चीनी की मांग बढ़ गई, क्योंकि उन्हें चाय और कॉफी का काफी शौक था। उस वक्त कैरिबियन द्वीपों में ज्यादा मात्रा में चीनी उगाई जाती थी। अब वहाँ क्योंकि ब्रिटिश खुद को सबका लीडर समझते थे, इसलिए वहाँ काम करने के लिए वो काले या भूरे लोगों को ही सही समझते थे, क्योंकि रंग भेद उनके बीच बहुत अहम था। इसीलिए वो अफ्रीका से गुलाम जहाज़ों में भरकर लाते थे और उन गुलामों से गन्ने की खेती करवाते थे। और साल 1751 से 1807 के बीच लगभग 6,60,000 गुलामों को काम करने के लिए ब्रिटिशर्स कॉलोनी में लाया गया था। लेकिन साल 1801 तक ब्रिटेन में दास प्रथा के खिलाफ काफी जोरों शोरों से प्रदर्शन होने लगा। जाहिर है, कुछ लोगों में अभी भी इंसानियत बची थी, जिसके नतीजे में साल 1807 में ब्रिटेन ने स्लेव ट्रेड एक्ट पास किया। इस एक्ट के पास होने के बाद दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ब्रिटिश रॉयल नेवी सर्च किया करती थी कि कोई भी जहाज ह्यूमन ट्रेडिंग ना कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक्ट के कारण गुलामों की ट्रेडिंग में बहुत सुधार आया होगा, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद गुलामों को और जुल्म झेलने पड़े। दरअसल नियम ये थे कि कोई भी जहाज स्लेव ट्रेड नहीं कर सकता, और अगर किसी भी जहाज पर गुलाम पाए गए तो 100 पाउंड पर स्लेव के हिसाब से फाइन लगना था। अब इस वजह से ट्रेडर्स गुलामों को छुपा के ले जाते थे, और अगर कहीं उन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी दिख जाती तो वो गुलामों को पानी में फेंक देते थे ताकि उन पर कोई फाइन ना लगे, जिस वजह से गुलामों की स्थिति बद से बदतर होती गई। इन सब के दौरान गुलामों की स्मगलिंग काफी बढ़ी, कालाबाजारी बढ़ी और गुलामों की कीमत भी काफी बढ़ गई। अब स्लेव ट्रेड और भी मुनाफे का काम हो गया था। क्योंकि उस समय हिंद महासागर में मॉरिशस ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट पोर्ट था, तो यहीं से होकर सारे जहाज गुजरते थे और गुलामों से भरे जहाज भी इसी पोर्ट से होकर गुजरते थे। क्योंकि ब्रिटिश फ्रेंच वॉर के बाद साल 1814 में ब्रिटिश ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया था और स्लेव ट्रेड एक्ट के तहत स्लेव ट्रेडिंग वाले जहाजों को यहाँ भी बैन किया गया था। अब ये एक्ट इतना स्ट्रांग हो चुका था, इसीलिए स्लेव ट्रेडिंग से इतनी कमाई नहीं होती थी और जितने मजदूर कैरेबिया में थे उनसे खूब जमकर काम लिया गया। शुगर के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती गई। 1820 तक कैरेबिया में लगभग 11,000 टन चीनी और 1820 के बाद लगभग 21,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ। इसके बाद आया साल 1833, जब एक और एक्ट पास हुआ जिसका नाम था स्लेवरी एबोलिशन एक्ट। अब इस एक्ट के तहत गुलामों की ट्रेडिंग पूरी तरह बंद हो गई और चीनी का प्रोडक्शन लगातार गिरने लगा। और इससे फायदा हुआ मॉरिशस को, क्योंकि मॉरिशस ट्रेडिंग पोर्ट था, इसीलिए इसे चीनी का सबसे बड़ा पोर्ट बना दिया गया। क्योंकि दास प्रथा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और लेबर सप्लाई भी बंद हो चुकी थी, तो ब्रिटिशर्स को कोई नया तरीका तो निकालना ही था ताकि उनका काम स्मूथली चलता रहे। इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला और इसका नाम रखा द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। बेशक वो गरीबों पर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, क्योंकि 18वीं शताब्दी के आखिर तक लगभग पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था और रियासतों की लड़ाई के बीच पिस रहे थे गरीब। इन लड़ाइयों की वजह से भुखमरी और अकाल बढ़ता गया। 18वीं सदी के आखिर में भारत में सबसे भयानक अकाल आया, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हुई। अब गरीब भारतीय एक एक दाने को तरसने लगे और अकाल की वजह से कर्ज के नीचे दब गए। इसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया था। ब्रिटिशर्स जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने नौकरी का झांसा देकर गरीब भारतीय मजदूरों को एक एग्रीमेंट के बारे में बताया, जिसमें उन्हें 5 साल मॉरिशस में रहकर काम करना था। अब इस काम के लिए बहुत से भारतीय बस इसीलिए तैयार हुए क्योंकि उनका मानना था कि आखिर उनके खाने का जुगाड़ हो जाएगा। और कुछ भारतीय इतने ज्यादा कर्ज से लदे थे कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए इस काम पर जाना पड़ा। जैसे बहुत से शब्द घिस पीट कर कोई दूसरे शब्द बन जाते हैं, उसी तरह एग्रीमेंट शब्द भारतीयों के बीच घिस पीट कर गिरमिट, और यहीं से पैदा हुआ गिरमिटिया मजदूर जैसा शब्द। अब जिन मजदूरों ने ये एग्रीमेंट साइन किया, उन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाने लगा।
क्योंकि पानी के रास्ते जहाज पर इन्हें मॉरिशस ले जाया जाता था, इसलिए इन्हें जहाजी गिरमिटिया के नाम से जाना जाने लगा। पहली बार जिस जहाज में 36 भारतीय मजदूर मॉरिशस ले जाए गए, उस जहाज का नाम था एटलस, और जिस अंग्रेज ने ये एग्रीमेंट साइन करवाया था उसका नाम था जॉर्ज चार्ल्स। ये सारे 36 मजदूर, जिन्हें 10 सितंबर 1834 को कोलकाता से मॉरिशस ले जाया गया, वो मूल बिहार के थे और कोलकाता में रहकर मजदूरी करते थे। मजदूरी देने की बात करें तो हर आदमी को 5 रुपए मजदूरी और औरत को 4 रुपए मजदूरी दी जाने की बात कही गई थी। ये गिरमिटिया मजदूरों से भरा जहाज 2 नवंबर 1834 को मॉरिशस पहुंच गया और 36 भारतीयों ने एंटोनेट नाम की शुगर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। जिस घाट पर इन्हें उतारा गया उसे आज अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है और आज इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। हर साल 2 नवंबर मॉरिशस में अप्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि 1834 से लेकर 1910 के बीच लगभग 4,51,740 गिरमिटिया जहाजी भारत से मॉरिशस लाए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा है, गरीबों को खाने और काम करने के लिए कुछ तो मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। गिरमिटिया मजदूरों की हालत इतनी दयनीय होती थी कि उन्हें अमानवीय स्थितियों में रहकर काम करना पड़ता था, और क्योंकि इन पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कंट्रोल होता था, इसलिए इन्हें इनकी मजदूरी तक समय पर नहीं दी जाती थी, जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 5 साल बाद इन मजदूरों को वापस जाने की आज़ादी थी। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वापस जाने का एक ही रास्ता था, वो भी जहाजी रास्ता, और उस पर भी अंग्रेजों का कंट्रोल था। खैर 5 साल बाद घर वापसी इस एग्रीमेंट का हिस्सा सिर्फ साल 1860 तक ही रहा, और साल 1860 के बाद इस वापस जाने वाले नियम को एग्रीमेंट से हटा दिया गया। साल 1860 आते आते दुनिया के बाकी देशों में चीनी का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, जिसके साथ ही साल 1878 में लेबर लॉ पास किया गया। इस लॉ के आने के बाद ही मजदूरों को उनकी पेमेंट वक्त पर दिए जाने का नियम बना। अब सीधे आते हैं 19वीं सदी में, जब मॉरिशस में चीनी की मांग पूरी तरह से कम हो गई, क्योंकि अब पूरी दुनिया में चीनी का प्रोडक्शन शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे थे, और आखिर साल 1917 में हुए आंदोलन के चलते मॉरिशस में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूरों को घर वापस जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साल 1917 के आते आते तक मॉरिशस में रुके मजदूरों की लगभग 3 पीढ़ियां उस जमीन में पैदा हो चुकी थीं, और अब ये उन्हें अपनी जन्मभूमि लगने लगी थी। इसलिए ज्यादातर मजदूरों ने वहीं रुकना सही समझा, और क्योंकि अब एग्रीमेंट जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी, इसलिए उन्होंने वहीं जमीन खरीद ली और अपना जीवन बिताने लगे। हैरान करने वाली बात यह है कि साल 1931 में मॉरिशस की 68% आबादी भारतीय थी, और इससे भी बड़ी बात ये कि उस भारतीय आबादी का 90% हिस्सा वहीं पैदा हुआ और पला बड़ा था। और मॉरिशस में हमेशा से ही इन्हीं भारतीय लोगों का राज रहा है। यहाँ तक कि वहाँ की करेंसी भी रुपया है, और वहाँ के प्रधानमंत्री भी भारतीय होने के साथ ही साथ उनके पूर्वजों के बारे में ये जानकारी है कि वो भी बिहारी मजदूर के तौर पर ही मॉरिशस आए थे। तो दोस्तों, ये थी गिरमिटिया मजदूर की पूरी कहानी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।